नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कुछ देखिए, जो भी आप सभी के पहले भी मन में डाउट आते थे और जो भी सही जानकारी हमने आप सभी को दी थी, और वही चीज़ें आप सभी को आगे आपकी डीबी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी। सुपरवाइजर भर्ती में, मुख्य सेविका भर्ती में सभी फीमेल अभ्यर्थी हैं। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर उनकी डीबी चल रही है। और आप देखेंगे, पहले देखिए क्या नियम था, रूल चेंज होते रहते हैं। पहले क्या होता था, कुछ भर्तियों में ऐसा भी हुआ था कि कास्ट सर्टिफिकेट वाले में केवल कास्ट सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस था उसी एड्रेस से ही, यानी कि पहली चीज़ ध्यान से आप सभी सुनेंगे, बार बार आप सभी को हमने बताया था कि जाति प्रमाण पत्र आपके प्रॉपर पिता पक्ष से ही रहेगा, तभी एक्सेप्ट होगा। और उस पर पिता का ही, यानी पिता पक्ष वाला ही पता भी, एड्रेस भी होना चाहिए। अगर एड्रेस दूसरा होगा तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे आयोग। और अभी आप देखेंगे कुछ जाति प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए हैं कुछ सिस्टर के, जिनके एड्रेस कहीं और के हैं या ससुराल पक्ष के हैं, तो उनसे उनका पहली बात तो देखिए, ससुराल पक्ष की एड्रेस पे बना हुआ जाति प्रमाण पत्र चलेगा नहीं, पहली बात। और अगर उनका एड्रेस कहीं से भी अगर मिसमैच थोड़ा बहुत हो रहा है, उस स्थिति में उनसे उनके पिता पक्ष का निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, ताकि दोनों एड्रेस, यानी जाति प्रमाण पत्र पे कौन सा एड्रेस है और पिता पक्ष की तरफ से प्रॉपर बना हुआ निवास प्रमाण पत्र, दोनों एड्रेस का मिलान भी किया जा रहा है। इसमें केवल जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, इनको छोड़ दिया जाए। बाकी ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र, सभी अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से निवास प्रमाण पत्र, ये कहना चाहिए था, सभी अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से निवास प्रमाण पत्र देखा जा रहा है। कुछ देखिए सिस्टर ऐसी होती हैं, अदर स्टेट की हैं या अपने पिता के आधार पर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी नहीं, चूँकि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो लोग जिस राज्य के लिए वैकेंसी है उस राज्य में मूल निवासी हों। बिहार की शिक्षक भर्ती में देखेंगे, एक दो की बात नहीं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फर्जी डोमिसाइल उनके पाए गए हैं, उनके निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो बहुत तरह की दिक्कतें बीच बीच में आती रहती हैं, जिनकी वजह से आयोग के द्वारा कुछ नए नए रूल लेकर के आए जाते हैं। फिलहाल में जिनका भी निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के आधार पर उत्तर प्रदेश का नहीं पाया जा रहा है सुपरवाइजर वैकेंसी में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको प्रोविजनल में डाल दिया गया है। और यही नहीं, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भी उन अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। हालांकि क्षैतिज आरक्षण में थोड़े से रूल अलग होते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी या अदर स्टेट के जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो किसी आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, उनके लिए कोई भी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होती है। सुपरवाइजर की वैकेंसी में जिन बहनों की डीबी हो चुकी है, आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही सब चीज़ें वो भी बताएंगी। सेकंड चीज़ देखिए, आप सभी कुछ लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो एक्सेप्ट लिखा हुआ आना चाहिए, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ देखिए, बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उसके लिए आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी करता है। तो पहली बात तो जो लोग भी भ्रम फैलाते हैं उनको कुछ पता होता है नहीं, कभी उन्होंने देखा भी है कि नहीं देखा है कि आयोग ने किस प्रकार से फॉर्म रिजेक्ट किया है। आपकी भर्ती में जिनका जेंडर गलत होगा, जिन्होंने मेल कैटेगरी के अंतर्गत गलती से फॉर्म भर दिया होगा और संशोधन अगर आपने नहीं किया होगा, सिर्फ उन अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी और किसी अन्य अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, बशर्ते आपने फॉर्म कम्प्लीटली फिल किया हो। एक बार फीस सबमिट करना था, दोबारा संशोधन में फिर से फीस जमा नहीं करना होता। उसमें किसी बहन ने पूछा था कि आपने कहा था दोबारा से भी फीस जमा करना होगा, ऐसा हमने कभी नहीं बोला था। लेकिन आप कोई सिस्टर हैं कहीं से भी वीडियो सुन करके आई उन्होंने, तो वही चीज़ है कि किसी ने क्या बताया, हमें सबसे मतलब नहीं होता। हमने जो चीज़ें आपको हमने बता रखी है अपने स्तर से और सही जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप में से अभी कोई भी सिस्टर, आप सभी के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं 100%, क्योंकि आपने फॉर्म अपना कम्प्लीटली फिल कर लिया है, सही सही जेंडर आपका सही है, बाकी जितनी डिटेल आपको फिल करनी थी आपने सारी डिटेल फिल कर ली थी। और इसके अलावा फ़ीस आपने सबमिट कर लिया था 25 रुपये वाला एक बार, उसके बाद आपने फाइनली सबमिट कर लिया था। तो आपका फॉर्म 100% एक्सेप्ट होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अपना फॉर्म अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस आप सभी लोग चेक कर लेंगे, कैसे करते हैं हमने कई बार बता भी दिया है। तो स्टेटस चेक करने पर आपको इसी तरीके से आप सभी के फॉर्म में दिखेगा कि योर एप्लीकेशन विद आईडी नंबर समथिंग हैज़ रीच्ड टू कमीशंस ऑफिस एंड इट इज़ अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस।
एक सिस्टर का हमारे पास मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, हमने उन्हीं का चेक किया था। तो अगर वो सिस्टर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हमने आपको रिप्लाई तो नहीं किया था मैसेज में, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका भी स्टेटस सही है, यानी कि आपका फॉर्म ठीक है। तो आप सभी भी चाहें तो स्टेटस चेक कर लें। बाकी स्टेटस चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी का फॉर्म ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है। एक वैकेंसी है पीईटी 2021 से, और पीईटी 2021 से है, और देखेंगे तो 18 दिसंबर की डेट में इनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई है, और इनका एग्ज़ाम डेट नेक्स्ट मंथ में शायद 19 जनवरी को है। अभी वो नोटिस आप सभी को दिखाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम डेट से लगभग एक महीने पहले इनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई। और ये भर्ती पेट 2021 की है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके बाद पेट 2022 की अभी एक भर्ती है एक्सरे टेक्नीशियन की, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ में कई एग्ज़ाम लगेंगे। फरवरी में, मार्च में पीईटी 2022 वाले लगभग सभी भर्तियों की एग्ज़ाम कराने का आयोग का प्लान है। और अप्रैल के महीने से पेट 2023 वाले भर्तियों की एग्ज़ाम डेट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी भर्ती से पहले भी कई भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद फिर कहीं जाकर के आपके भर्ती का नंबर आने वाला है। अगर आप सब यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो पीईटी 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग है। इसी तरीके से आपकी भर्ती में भी पीईटी 2023 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो आप सभी समझ सकते हैं। और पहले भी देखेंगे तो क्योंकि दोनों स्कोर देखा जाता है, वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड, किसी एक में आपकी 0 माइनस में रह गए, किसी में आपके प्लस रह गए। तो हमने फॉर्म भरने के लिए आप सभी से कहा था, अभी एक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आप इसी को देख लीजिए, इसमें 35 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। आपके भर्ती में अगर 15 गुना भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे तो 75,000 अराउंड हो जाएंगे। जबकि फॉर्म कितने भरे गए हैं, 46,000 के अराउंड फॉर्म भरे गए हैं। तो जिन बहनों ने भी फॉर्म भरा है, अगर आपके दोनों में ही नेगेटिव में नंबर है, वास्तविक और नॉर्मलाइज में, तो हम आपके लिए नहीं बता पाएंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। तैयारी करते रहेंगे, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, कहीं और पे आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पे फॉर्म भरिए, ठीक है। तो तैयारी करना मत, आप में से कोई भी बहन न छोड़ें, क्योंकि देखिए कई भर्तियों में क्या होता है कि सही जानकारी के अभाव में कुछ बहनें फॉर्म नहीं भर पाती हैं। बहुत सारे सिस्टर या अभ्यर्थी होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि अरे हमें ये जानकारी यहाँ से गलत मिल गई थी। तो इसलिए कोई कभी भी आप लोग चांस मत लिया करिए, कोई भी समय कभी वापस नहीं आता। तो तैयारी आप सभी करिए, मौका मिला तो ठीक है, बाकी आपको पहले से पता है कि हमारे नंबर नेगेटिव में है, उस वजह से हम शॉर्ट लिस्ट हुए नहीं। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, आगे फिर मौका मिलेगा, फिर आगे वैकेंसी आएगी, या फिर कहीं और स्टेट की वैकेंसी हो या किसी अदर जगह जहाँ पे आपको मौका मिले, आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए वही वैकेंसी जिसका अभी हम शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस दिखा रहे थे आप सभी को, उनका एग्जाम डेट है 1 महीना पहले, एग्जाम डेट से पहले। तो ये आवश्यक नहीं होता, कई बार क्या होता है कि 2-2, ढाई डेढ़, 3-3 महीने पहले भी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाती है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद एग्जाम डेट जल्दी ही देखने को मिल जाता है। आपकी भर्ती में पॉसिबिलिटीज है कि मार्च या फिर अप्रैल तक, मार्च तक की ज़्यादा संभावना है कि मार्च महीने तक आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट से पहले आप सभी को एक बार और फीस सबमिट करना होगा, 200 रुपये जनरल, OBC, EWS और SC ST के लिए 80 रुपये। तो आपका एग्ज़ाम डेट या तो मई में हो सकता है या फिर जून में हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है। जब आगे कोई जानकारी मिलेगी आपके एग्ज़ाम को आपके एग्ज़ाम को लेकर के जब आयोग के स्तर से प्रिपरेशन किया जाएगा, तो आप सभी को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मंथ भी बता दिया जाएगा, फिर उस मंथ में जो भी डेट हो। लेकिन अभी आप सभी मई जून मान करके पूरी मेहनत से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को रिप्लाई देने की। या फिर आप सभी के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, आप ये ग्रुप आप सभी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से सभी के समाधान कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे, वहाँ पर हम भी आपके कोई सवाल होंगे उस पर हम रिप्लाई कर देंगे। तो बाकी बहनें जो भी ग्रुप में जुड़ी होंगी सभी को समाधान मिल जाता है। तो आप सभी कोशिश करें कि या तो कमेंट में पूछ लीजिए या फिर आप टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। और आप में से जिन बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो केवल क्लास के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, 93 15 70 77 58 9315 707758। सिर्फ जिन बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो आप ही इस नंबर पे मैसेज करें। बाकी जो भी बहनें अदर बहनों कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।